बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, उम्मीद है आपको अपना पिछला जो लेक्चर है वो समझ आया होगा, जिसमें हमने डॉट प्रोडक्ट्स के हवाले से काफ़ी चीज़ें बताई, आपको प्रोजेक्शन बताई, वर्क डन बताया, फोर्सेस को किस तरह से इफ़ेक्टिव फोर्स किस तरह कैलकुलेट होती है वो चीज़ें बताई, कुछ एग्जांपल्स भी हमने की थी हम। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेक्टर्स के हवाले से, कि ये आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी में और ऑर्बिटल थ्योरी मैकेनिक्स में और बहुत सी इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स जो हैं उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो यूज़ होता है बहुत सारी जगहों में। सो इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसके हवाले से कुछ थोड़ा सा, मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था, मैंने इसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और इसको आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्या था कि हम किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो दो वेक्टर्स अगर हमें गिवन है तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट से उसका पैरेललोग्राम का हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एन जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड जो है यू क्रॉस वी की जो आपको मिलती है वो हमने पहले देखा था कि साइन के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द साइन ऑफ एंगल बिटवीन u एंड v वेक्टर जो है वो आपको देता है, और n जो है वो यूनिट वेक्टर है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमिन्ड बाय वेक्टर u एंड वेक्टर v। हमारे पास जो है ये आपको मैग्नीट्यूड देता है, दिस इज़, और आपके पास जो है एरिया है और उसका जो बेस है वो आपके पास जो है वो u वेक्टर है, और उसका जो हाइट है वो v मैग्नीट्यूड ऑफ v मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास जो है एरिया जो है वो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। हम इसको साइन का भी एब्सोल्यूट लेंगे, क्योंकि अगर आपके पास एंगल जो है वो नेगेटिव में है तो आपके पास उसकी वैल्यू फिर भी पॉजिटिव ही आनी चाहिए। और अगर एंगल नेगेटिव है तो आपको याद होना चाहिए कि उसके साथ जो n की वैल्यू आएगी यूनिट वेक्टर होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो ये दोनों मिला के फिर भी आपको पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। डिटर्मिनेंट जो है वो हमने एक पिछली दफ़ा फिर आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको पिछली दफ़ा काफ़ी डिटेल में बताया था कि किस तरह से जो यूनिट वेक्टर्स हैं आई क्रॉस आई 0 होता है, आई क्रॉस जे जो है वो k होता है, जे क्रॉस के आई होता है, और इसी तरह से अगर हम इनको उलट करें कि जो जे क्रॉस आई तो वो आपको माइनस k देगा, इसी तरह से k क्रॉस जे आपको माइनस आई देगा, और आई क्रॉस k जो है वो आपको माइनस जे की वैल्यू देगा। तो अगर हम इसका ऑर्डर रिवर्स करते हैं तो ऑब्वियसली साइन भी चेंज होगा, क्योंकि आपको राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली मैंने आपको समझाया था कि अगर आप एक वेक्टर जो फर्स्ट वेक्टर है u क्रॉस v आप ले रहे हो, तो u से v की तरफ जब आप जाओगे तो राइट हैंड थंब रूल में जब आप u से v की तरफ जाओगे तो जो डायरेक्शन आपकी थंब इंडिकेट करेगा वो डायरेक्शन आपकी यूनिट नॉर्मल की होगी। हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया था और इसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से इसके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते चले जाएं और जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट मौजूद रहेगा, और आई क्रॉस आई जो है वो 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे आपको k मिलेगा, k क्रॉस आई क्रॉस k जो है वो माइनस जे मिलेगा। इसी तरह से आपके पास जब से आप सेकंड इस कंपोनेंट को क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं इसके वेक्टर के साथ, तो आपके पास जो है ये कंपोनेंट्स आते हैं, और जे क्रॉस आई माइनस के है, जे क्रॉस जे 0 है, और जे क्रॉस के आई है। इसी तरह से आपका थर्ड कंपोनेंट इसका u का जो जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट उसका वेक्टर के साथ लिया तो आपके पास क्या आया, के क्रॉस आई दैट इज़ जे, के क्रॉस जे माइनस आई, और के क्रॉस के आपको 0 मिलता है। तो जब आप इन सबको कंबाइन करते हैं तो आपके पास जो है ये वैल्यूज़ इस तरह से आई थी। जो हमने देखा कि अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें आई जे के का, फर्स्ट जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं, सेकंड जो है फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, और जो थर्ड रो है वो सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। तो इनका जो अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो और जो u क्रॉस v के जो कंपोनेंट्स की वैल्यू आती है वो सेम है। यहाँ से हम कंक्लूड ये करते हैं कि हमारे पास अगर दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है इस डिटर्मिनेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, जैसे हमने पिछला किया था उसके कंपैरिजन में।
सो हमारे पास जो है, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल करते हैं कि u क्रॉस v और v क्रॉस u हमें फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए क्या है कि हम देखते हैं। अब के गिवन है, गिवन क्या है, हमारे पास u गिवन है और v गिवन है और u क्रॉस v हमने फाइंड आउट करना है। u क्रॉस v को जब फाइंड आउट करते हैं तो हम अगर डिटर्मिनेंट के हवाले से करें तो पहली जो रो है वो आपकी i j k को शो करेगी। दूसरी रो जो है वो, क्योंकि पहला आपके पास वेक्टर u है, सो इट विल बी 2 1 1 और दूसरा जो है दैट इज -4 3 एंड 1। तो इसका जब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया तो क्या आया, आपके पास आ गया i वेक्टर और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला माइनस के साथ आ जाएगा। तो 1 -3 -j। अब इसमें -j में ये इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो ये आपके पास आ जाता है 1 और -1 मल्टीप्लाइड बाय -4 तो -4 हो गया और प्लस k। उसमें आपने क्या करना है कि आपने 2 को 3 से और 1 को 4 से करेंगे तो 2 3 6 -1 माइनस और ये -4 आ जाएगा। सो आपके पास आ गया -2i और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 2 6 -6j और ये माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया प्लस 10k। ये आपके पास देखिए कितना आसानी से आपको डिटर्मिनेंट से मिल गया। लेकिन अगर आप अदरवाइज मल्टीप्लाई करते तो ऑब्वियसली आपको जो है वो इसके काफ़ी लेंथी काम करना पड़ता। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि जब कभी भी आपको एग्ज़ाम में, क्विज में, असाइनमेंट में गिवन हो कि आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन के क्रॉस प्रोडक्ट लेके आपने कैलकुलेट करना है तो आपको वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपको डिटर्मिनेंट से कहा जाए तो फिर आप डिटर्मिनेंट के थ्रू करें, और अगर आपको कुछ भी ना कहा जाए कि आपने जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो फिर जो भी दोनों मेथड में से आपको कोई मेथड आसान लगता है तो आप उसको उस तरीके से कीजिएगा। दूसरा हमें क्या करना है, हमें v क्रॉस u भी कैलकुलेट करना है। अगेन हम क्या करेंगे, हमारे पास है i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर, k यूनिट वेक्टर। अब हमारा पहला जो है वेक्टर है v है, सो मैं पहले इसको लिखूंगी -4 3 1। दूसरा वेक्टर है u, तो वो उसके क्या कंपोनेंट्स हैं 2 1 1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास होगा i मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 -1, तो ये हो जाएगा 3 -1 माइनस j। आपके पास है -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2, तो ये आ जाएगा -4 -2 प्लस k। तो ये आपके पास k जो है वो है -4 और -6। ये है -4 एंड -6। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है 3 -1 2i माइनस, और ये 4 और 2 6 और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो 6j और ये माइनस है -10k। तो ये आपका v क्रॉस u कैलकुलेट हो गया। अब अगर हम इसमें कंपैरिजन करें तो u क्रॉस v में आपके पास -2i -6j प्लस 10k आता है। v क्रॉस u में आपके पास 2i प्लस 6j माइनस 10k आता है। इसमें अगर मैं यहाँ पे आप देखिए कि मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ, ये जो आपने कैलकुलेट किया इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 2i प्लस 6j माइनस 10k। ठीक है, इसको कंपेयर कीजिए इसके साथ, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो फ़र्क है वो ये साइन है। सो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि u क्रॉस v जो है दिस इज़ इक्वल टू -v क्रॉस। यही प्रॉपर्टी हमने पिछली दफ़ा पिछले लेक्चर में आपको बताई थी कि जब आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो आपके पास जो है वो
इसके साइन जो है वो चेंज होगा। सो इसका ऑर्डर जो है, आपके वेक्टर्स का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि u क्रॉस v इज नॉट इक्वल टू v क्रॉस u, जिस तरह हम डॉट प्रोडक्ट में कर रहे थे। अब क्या है, अब ये है कि u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस v क्रॉस u। सो आपके पास जो है ये इसका कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से याद रखना चाहिए। फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ p, एक पॉइंट है, q दूसरा पॉइंट है, r तीसरा पॉइंट है। आपने एक वेक्टर फाइंड आउट करना है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमिन्ड बाय पॉइंट्स p, q एंड r। आपके पास ये फिगर में गिवन भी हैं पॉइंट p एंड q, r। सो हम क्या करेंगे कि हम इन पॉइंट से दो वेक्टर बनाएंगे और उन वेक्टर से फिर हमने एक परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। सो वी नीड टू फाइंड आउट अ परपेंडिकुलर वेक्टर। तो उसमें यह है कि आपके पास p, q एंड r हैं। सो लेट अस से कोई भी आप पॉइंट्स कर लें। मैं इनिशियल पॉइंट अगर p ले लेती हूँ तो p q एक वेक्टर हो जाएगा एंड पी आर दूसरा वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास तीन पॉइंट्स गिवन हैं पी, क्यू एंड आर जो इस प्लेन में हैं। सो हम क्या करेंगे कि हम पहले इन पॉइंट से दो वेक्टर बनाएंगे। कोई भी वेक्टर आप बना लीजिए, इनिशियल पॉइंट कोई भी ले लीजिए। लेट अस से कि पी आपका पॉइंट इनिशियल है तो पी से पी क्यू एक आपके वेक्टर बन जाएगा और पी आर आपका दूसरा वेक्टर बन जाएगा। सो मैंने ये लिखा है पी क्यू एंड पी आर। तो आपके पास पी क्यू वेक्टर क्या होगा, पी क्यू वेक्टर होगा, हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है। सो आपके पास पहला कंपोनेंट क्या है, अगर हम यहाँ देखें तो आपके पास P1 है और इसका करस्पॉन्डिंग जो है वो Q का, तो ये आपके Q माइनस 1 जो है 2 माइनस 1 पहला एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 माइनस 1 है। दूसरा क्या है 1 माइनस 1 है और तीसरा क्या है -1 प्लस -1 -0। तो आपके पास जो है इसके जो कंपोनेंट्स आ गए हैं वो 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 है और -1। आपके पास एक वेक्टर जो है वो पी क्यू जो है वो उसके कंपोनेंट्स ये आ गए। अगर हम इसमें आराम से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं i प्लस 2j माइनस k। अगर हम ये इस तरह लिखें या इस तरह लिखें कोई हर्ज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों तरीके सही हैं। इस तरह से पी आर जो है वो हमने ये वेक्टर लेना है तो हमारे पास आर का कंपोनेंट क्या है -1 और पी का है 1 -1, ये हो गया। फिर 1 माइनस और -1, देन 2 माइनस 0। तो आपके पास इसके आगे कंपोनेंट्स -2 माइनस माइनस प्लस 2 और 2। इसको भी अगर हम चाहें तो हम -2i प्लस 2j प्लस 2k लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, कोई मसला नहीं है। अब हमने क्या किया कि लेट अस से कि हमारे पास ये वेक्टर u है, ये वेक्टर v है। तो हमारे पास क्या था, u क्रॉस v का फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास है i j k और आपके पास u वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट्स हैं 1 2 -1। दोनों सूरतों में हम लिख सकते हैं 1 2 -1 है या यहाँ से लिखें। ये इसमें दूसरा जो है वो है -2 2 और 2। तो इसको जब डिटर्मिनेंट को आपने सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया i 4 -2 माइनस j, तो 1 2 माइनस और जब इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो अगेन 2 हो गया, प्लस k और k में 2 माइनस और -4। तो ये आपके पास आ गया
2 to 6i माइनस, और ये 0 हो गया 0j, और ये हो गया 202 प्लस 6k। ठीक है, आपके पास ये कंपोनेंट आ गए, यहाँ पे ये 0 हो जाता है। सो आपके पास जो है वो ये वेक्टर आ गया। जब हमने वेक्टर फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, तो आपके पास ये वेक्टर आ गया जो कि परपेंडिकुलर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि एक बड़ी आसान चीज़ है कि हमने परपेंडिकुलर P पे किया। अब P में आपके पास जो है थर्ड कंपोनेंट वो 0 है। सो जब आप यहाँ पे गए तो आपके पास ये वाली जो है ये आप में यहाँ आपका यूनिट वेक्टर में ये कंपोनेंट आपको नहीं मिला। ठीक है, सो आपके पास जो है वो ये आ गया। अब ये वेक्टर तो जस्ट एक वेक्टर है विच इज़ नॉर्मल टू u and v वेक्टर्स। ठीक है, प्लेन विच इज़ डिटर्मिन्ड बाय u and v इज़ नॉर्मल, लेकिन ये है कि यूनिट नॉर्मल नहीं है। एक चीज़ जो हमने यहाँ तो हमें नहीं कहा गया फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपने यूनिट नॉर्मल फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे कि n जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी u क्रॉस v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो आपने जब मैग्नीट्यूड इसकी फाइंड आउट करनी है तो ऑब्वियसली आपकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगी, u क्रॉस v। यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो 36 72 हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 6√2। ठीक है, तो ये आपके पास जो यूनिट वेक्टर है वो आपके पास आ जाता है 6 प्लस 6k divided by 6√2. So this will become equal to 1 by √2 I plus 1 by √2 k। ये आपके पास यूनिट वेक्टर आपको मिल जाएगा। फिर एक और एग्जांपल है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस P, Q एंड R। आप एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपके पास एरिया क्या होगा, दैट विल बी, अगर दो वेक्टर्स हैं U और V हैं तो एरिया आपका ये होगा। ठीक है, दिस इज द एरिया सबटेंडेड बाय। अब आपने ट्रायंगल करना है, ये आपका एरिया पैरेललोग्राम का है। सो जब ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है कि उसका हाफ ले लेंगे, तो आपके पास जो ट्रायंगल का एरिया है दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल with vertices P, Q एंड R। ठीक है, इसके वर्टिसेस ये हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हमने पहले तो वेक्टर्स बनाने हैं। P, Q वेक्टर क्या है, लेट अस से दिस इज इक्वल टू P Q होगा 2 - 1, 1 -1, -1 -0। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 -1। ये आपके पास पी क्यू का आ गया। इसी तरह से हम पी आर कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास आर है -1 -1, 1 -1, 2 -0। तो आपके पास क्या आ गया, -2 2 2। ये आपके पास दो वेक्टर्स आ गए। लेट अस से दिस इज u वेक्टर एंड दिस इज v वेक्टर। ठीक है, तो आपके पास जो है ये 2 वेक्टर आ गए। सो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं u क्रॉस v।
तो आपके पास होगा I, J एंड K। तो फर्स्ट वेक्टर आपके पास U है, तो हमने इसके कंपोनेंट्स लेने हैं 1, 2, -1 और फिर -2, 2 एंड 2। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वल टू I, 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये है 4 माइनस -2 माइनस J 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, आपके पास 2 आ गया, और माइनस, और ये माइनस और माइनस अगेन प्लस हो जाएंगे, और ये हो गया 2 माइनस 2 प्लस K। दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 माइनस और 2 माइनस माइनस 4, तो ये आपके पास आ गया 6I माइनस 0J, और ये हो गया 6K, और ये साइन माइनस माइनस प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा। सो आपके पास जो है वो इसका लेंथ कितनी है, दिस इज U, एरिया कितना बनेगा, U क्रॉस V जो है वो है 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 36, और 36 आपका 72, ये हमने प्रीवियसली भी किया था, ये वही दोबारा से रिपीट हुआ है यहाँ तक। तो उसके बाद जो है हमने एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। तो एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आपके पास आ जाता है हाफ ऑफ 6 अंडर रूट 2। सो दिस इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। सो हमने इसका एरिया इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। Find the unit vector perpendicular to the plane P1 -1 0, Q2 1 -1 and R -1 1। अगर हम देखें तो हमारे पास ये एग्जैक्टली वही पॉइंट्स हैं जो कि हमने इसमें भी गिवन हैं, और हमने अब क्या करना है, अब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास वेक्टर भी गिवन है, प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी गिवन है, उसकी मैग्नीट्यूड भी गिवन है। सो यहाँ पे जो है यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, हमने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। प्रीवियस ही से हम अगर देख लें तो हमारे पास आता है U क्रॉस V डिवाइडेड बाय U क्रॉस V। सो हमारे पास अगर हम प्रीवियस में जाएं तो हमारे पास आता है U क्रॉस V है 6I प्लस 6K। तो यहाँ हम करते हैं 6I यूनिट वेक्टर प्लस 6K यूनिट वेक्टर इन थर्ड डायरेक्शन, और ये है U क्रॉस V की मैग्नीट्यूड कितनी है हमारे पास जो है वो U क्रॉस V है 6 अंडर रूट 2। तो ये आ जाएगा 6 अंडर रूट 2। सो आपके पास ये आ जाता है 1 बाई अंडर रूट 2 I प्लस 1 बाई अंडर रूट 2K। ये आपका यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटर्मिन्ड बाय PQ, या जो है प्लेन कंटेनिंग पॉइंट्स PQ एंड R। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर विच इज़ नॉर्मल टू दिस प्लेन। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की, वो है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ के एक लेंथ के साथ प्रेशर से उसको मूव करने की कोशिश करते हो तो आपके पास रोटेशनल मोशन होती है, तो टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे एक बहुत सिंपल बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि अगर एक कोई भी बोल्ट है, पेच है, ठीक है, बोल्ट है, उसको आप टर्न करना चाहते हो, उसको खोलना चाहते हो या उसको बंद करना चाहते हो, तो आप एक रेंच यूज़ करते हो, ठीक है। और रेंच को आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो जो स्क्रू होता है वो मूव करता है, ठीक है, वो खुलता है या बंद होता है जब रेंच को, और रेंच को जितना नज़दीक से आप पकड़ोगे उतनी आपकी फोर्स ज़्यादा लगेगी, जितना रेंच की जो है आर्म है जितनी लंबी होगी, जितना आखिर से पकड़ोगे उतना ही फोर्स कम लगेगी। फिर उसके बाद ये है कि उसकी अगर फोर्स को आप उसके परपेंडिकुलर लगाओगे तो कम लगेगी, और अगर जितना ही उसकी डायरेक्शन को आप उससे
परपेंडिकुलर से हटाते चले जाओगे फोर्स आपकी उतनी ही ज़्यादा लगती जाएगी। और सो मच सो कि जब आप अगर रेंच को उसके आर्म के पैरेलल खींचो या पुश करो या पुल करो तो स्क्रू मूव नहीं करेगा और आपकी फोर्स लगेगी लेकिन स्क्रू आपका मूव नहीं करेगा। सो ये जो है ये आपकी जो एक एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट में कि आप रेंच से स्क्रू को कैसे खोलते हैं, कितनी फोर्स चाहिए होती है और क्या आर्म वगैरह की वैल्यूज़ हैं, ये हम इसमें इसकी क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से इसको देखते हैं। सो व्हेन अ बोल्ट इज टर्न्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ टू अ रेंच, ठीक है, देन टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। और टॉर्क की प्रोड्यूस होता है, क्रॉस प्रोडक्ट है उसका नॉर्मल जो है वो क्या है, वो दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, ये देखिए आपके स्क्रू है कि अगर आपने यहाँ से रेंच को फोर्स अप्लाई की है इस डायरेक्शन में तो आपके पास एन की डायरेक्शन ये बनती है। लेट अस से कि क्या है, टॉर्क इज प्रोड्यूस विच एक्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द बोल्ट, ठीक है, ये आपका बोल्ट है, आपका स्क्रू है, इसका एक्सिस क्या है, इसका एक्सिस इसके अंदर सेंटर में है। सो दिस एक्सिस ऑफ द बोल्ट टू ड्राइव द बोल्ट फॉरवर्ड, ठीक है, कि टॉर्क इज प्रोड्यूस विच एक्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द बोल्ट टू ड्राइव द बोल्ट फॉरवर्ड, ठीक है, कि खोलना है या बंद करना है उसमें। और फिर साथ ही ऑब्वियसली ये स्क्रू है तो जब आप इसको टर्न करते हैं तो या तो ये खुल के इस इधर मूव करेगा या उस साइड पे जाएगा जब बंद होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क डिपेंड्स ऑन, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रही है, ऑन हाउ फार आउट ऑन द रेंच द फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, कि ये वाला डिस्टेंस जो है इस पे डिपेंड कर रही है कि कितने दूर से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। यहाँ से अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, यहाँ से अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, अगर रेंच की आर्म और लंबी है तो वहाँ से अप्लाई करोगे तो फिर क्या होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द आर। और उसके अलावा किस पे डिपेंड करती है, and how much of the force is perpendicular to the range at the point of application, ये point of application है जहाँ से आप रेंच को मूव कर रहे हो तो ये कंपोनेंट उसका जो perpendicular कंपोनेंट है फोर्स का उस पे डिपेंड करेगी। सो आपकी जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है हाउ फार आउट, कि ये इस आर पे डिपेंड करता है और फोर्स के इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे डिपेंड करता है जो टॉर्क है। सो the number used to measure the torque magnitude is the product of the length of the lever arm R, ठीक है, and the scalar component of F perpendicular to R। ये R आपका जो था ये वाला था, सो ये R पे R के साथ प्रोडक्ट है R और फिर ये F का जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उनके प्रोडक्ट पे आपका जो है वो उसकी टॉर्क की मैग्नीट्यूड होगी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ठीक है, आपके पास देखिए कि आपके पास ये है, यहाँ पे आपका ये एंगल है। सो ये जो है ये वेक्टर ये आपका एफ साइन थीटा का वेक्टर बनता है। लेट एन बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ द बोल्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, ठीक है, कि आप इसको टॉर्क की डायरेक्शन में आपके पास ये n जो है अगर यूनिट वेक्टर है देन डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर इज r क्रॉस f, ठीक है, तो आपने इसका r उसकी लेवर आर्म की लेंथ है और ये f जो है फोर्स है और इस डायरेक्शन में है तो ये आप इसको लिख सकते हैं r क्रॉस f जो हमने अभी तक क्रॉस प्रोडक्ट में देखा है। सो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू r क्रॉस f साइन थीटा और ये उसका यूनिट नॉर्मल है जो उसकी डायरेक्शन है टॉर्क वेक्टर की। Recall that u cross v is equal to 0 when u and v are parallel. This consistent with the torque interpretation as well, ठीक है, कि आपके पास अगर आप फोर्स जो है वो r ही की डायरेक्शन में लगाते हैं तो आपका जो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, आपका जो बोल्ट है स्क्रू है वो भी मूव नहीं करता। So if the force is parallel to the range, meaning that the bolt is turned by pushing or pulling along the line of the range handle, so the torque produced is 0। तो ये आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो एक एप्लीकेशन है आपके क्रॉस प्रोडक्ट की। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, ये एक एग्जांपल है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क जनरेटेड बाय फोर्स F एट द पिवट पॉइंट P, ठीक है, तो हमने कैसे टॉर्क हम कैसे करेंगे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या है आपके पास, हमें गिवन है F जो है वो गिवन है 20 पाउंड और आर्म की लेंथ क्या है R जो है वो है आपका
3 फीट, ठीक है। और एंगल जो है थीटा जो है वो है 70 डिग्री। सो हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ठीक है, ये आपकी मैग्नीट्यूड है। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए। सो हमारे पास सिंपल ये चीज़ है। तो आर आपके पास क्या है 3, एफ आपके पास क्या है 20 और साइन थीटा क्या है आपके पास 70 डिग्री है। दिस इज़ आई थिंक 0.94 है साइन ऑफ 70 डिग्री। अगर आप किसी भी टेबल में देख लें तो आप कैलकुलेट करते हैं तो ये है 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.94। सो दिस इज़ इक्वल टू 56.4 के इसकी मल्टीप्लिकेशन आप देखिए तो ये आपके पास आ जाता है 56.4 अप्रॉक्सीमेटली। आपने राउंड ऑफ कर दिया तो ये 56 पाउंड है और ये आर जो है वो आपके पास पाउंड फीट, इसकी यूनिट्स आपके पास ये आएंगी। सो आपने इसका टॉर्क कैलकुलेट कर लिया और जब टॉर्क कैलकुलेट करके आपको इसका नॉर्मल यूनिट नॉर्मल फाइंड आउट करना है तो आपके पास आर क्रॉस एफ ये आ गया और इसके बाद आप इसके अपने आर क्रॉस एफ कैलकुलेट करें। मैग्नीट्यूड आपके पास ये आ गई। सो डिवाइड करेंगे तो आपको यूनिट नॉर्मल की जो है वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ट्रिपल स्केलर और बॉक्स प्रोडक्ट, हमने अभी तक 2 प्रोडक्ट्स की बात की थी। 2 वेक्टर आपने लिए थे स्पेस में, प्लेन में, u क्रॉस v, और हमने उनका फाइंड आउट किया। हमने कहा कि उसका यूनिट नॉर्मल जो है वो थर्ड प्लेन उस डायरेक्शन में होगा। अभी हम उसके साथ जो है वो ट्रिपल प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं और आपके पास u क्रॉस v है लेकिन उसका एक थर्ड अगर आपके पास वेक्टर है तो हम उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो हम देखते हैं कि ये एप्लीकेशन हमें क्या देती है। ये क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे आपके पास u क्रॉस v है। जब u क्रॉस v है तो आपको एक अगेन एक वेक्टर मिलता है इन द डायरेक्शन ऑफ n, ठीक है। हमने इसको डिस्कस अभी किया है। और जब n वेक्टर को आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे w के साथ तो हमने देखा डॉट प्रोडक्ट में ये एक स्केलर आपको मिलता है। सो इस पूरे प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है दैट विल बी अ स्केलर। सो हम इसको ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं u, v एंड w का। और ये ऑर्डर इसका हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसका ऑर्डर इस u क्रॉस v का ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। हम ये ले सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास ऑर्डर जो है वो नहीं इतना वेक्टर्स का ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता। सो हम w डॉट u क्रॉस v ले सकते हैं। हम इसको चेंज कर सकते हैं और फिर उसके अलावा इसके कुछ मैं आपको और बताऊंगी कि किस तरह से ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डर के साथ चेंज होंगे, ऐसे नहीं होंगे। सो हमारे पास ये 3 जो हैं ये प्रोडक्ट हैं। सो द फॉर्मूला u क्रॉस v डॉट w इज़ इक्वल टू, जो हम डॉट प्रोडक्ट की पहले डेफिनेशन लेते थे कि लेट अस से दिस इज़ u क्रॉस v जो है इसको हम एक तीसरा वेक्टर की नाम दे देते हैं। लेट अस से कि ये यूनिट वेक्टर, क्योंकि हम n रख रहे हैं तो हम इसको n नहीं कहते, हम एक और नाम दे देते हैं। लेट अस से कि ये कोई ये वेक्टर जो है जो रिजल्टेंट है, क्योंकि इसमें यूनिट वेक्टर तो तब होगा ना कि जब हम इस वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा। लेकिन टोटल वेक्टर हमारे पास लेट अस से दिस इज m वेक्टर। तो ये जब w की बात करते हैं तो ये जो है ये है m मैग्नीट्यूड w और cos थीटा, ठीक है। सो जब हमने इसकी मैग्नीट्यूड की बात की तो फिर cos थीटा भी आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये m जो है हमने u क्रॉस v को कहा था। सो u क्रॉस v आपके पास अगेन जो है वो ये आ जाता है u क्रॉस v मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ w एंड मैग्नीट्यूड ऑफ cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। So this gives the absolute value of the product, ठीक है। Absolute value of the product is, this is the volume of the parallelepiped या parallelogram sided box
डिटर्मिन बाय यू वी एंड डब्ल्यू, कि आपके पास एरिया जो है वो यू क्रॉस वी, हमने अभी पहले किया था कि किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो यू क्रॉस वी से आता है। सो जो इसकी बेस है, ये बेस का एरिया जो है वो यू क्रॉस वी मिलेगा, और डब्ल्यू जो है ये कोई भी वेक्टर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर आपके पास ये एंगल जो है वो 0 हो जाता है, और ये आपके पास जो है W के साथ आता है, और अदरवाइज जो है वो ये इसकी हाइट ऑफ दिस जो है टॉप है उसकी हाइट जो है वो W साइन कॉस थीटा आपको मिलती है, ठीक है। और जब ये इसके पैरेलल आ गया तो कॉस थीटा 0 हो गया, और आपकी हाइट जितनी भी है ये अगर इसको आप सीधा करें तो इसकी हाइट जो भी बनेगी वो दैट विल बी द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। सो आपके पास जब आपने इसमें u क्रॉस v किया तो आपके पास एरिया आ गया, इसको जब w cos थीटा किया तो इसकी हाइट हो गई, तो w cos थीटा, और जब इनको कंबाइन किया तो हमारे पास ये चीज़ आती है जो कि u क्रॉस v और डॉट w है। सो दिस गिव्स यू द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपेप्ट, ठीक है। और जिसके जो हैं वो जो आपको डिटर्मिन हो रहा है u एक साइड है, v दूसरी साइड है, और w cos थीटा या w जो है वो इसकी थर्ड साइज है। सो आपको ये जो है ये फॉर्मूला जो स्केलर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है u v एंड w का, वो आपको वॉल्यूम देता है। The number u cross v is the area of the base parallelogram, and the number w cos theta is the parallelopiped's height. So ये वॉल्यूम देता है। Because of this geometry, u cross v dot w is also called a box product. पैरेललोग्राम जो है वो एक बॉक्स टाइप चीज़ बनती है, सो इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं u v एंड w का, ठीक है। बाय ट्रीटिंग द प्लेन्स u एंड w, ठीक है, या W and U as the base planes of the parallelogram determined by U, V and W, we see that U cross V dot W is equal to U, ठीक है। ये V इस ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। U क्रॉस V डॉट W जो है वो आ जाता है U डॉट V क्रॉस W, ठीक है, या W क्रॉस U, ये आप इसको ये करेंगे, ठीक है। आप इस तरह से वापस नहीं जा सकते, W क्रॉस V नहीं लेंगे, V क्रॉस W है, और W क्रॉस U डॉट V, ये आपके तीनों जो हैं ये सेम होंगे, कि ये जो है कोई भी एक साइड जो है उसको आप बेस ले लें, दूसरी आप हाइट लेंगे तो आपको वो वॉल्यूम दे देगा। सिंस द डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, सो हम इसको W को इधर लिख सकते हैं, U को इस तरफ लिख सकते हैं, और V को, ये कम्यूटेटिव है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। सो दिस कैन बी रिटन एज U डॉट V क्रॉस W, ठीक है। हम इसके इस तरह से इनको कर सकते हैं। Recall that U is equal to U1i, U2j, U3k and V is equal to V1i, V2j, V3k, और वहाँ हमने डिटर्मिनेंट से इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया था। ये अभी हमने इसे रिवाइज भी किया था, आपको याद होना चाहिए। सो हम इसको यूज़ करेंगे और ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो है उसको एवेल्यूएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। जब हम देखते हैं तो हमारे पास ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ये U क्रॉस V का जो हमने डिटर्मिनेंट के हवाले से कैलकुलेट किया था, तो हमारे पास था U2 V3 माइनस U3 V2 I माइनस जो है J के साथ हमारे पास था U1 V3 और U3 V1, और प्लस K के साथ था U1 V2 माइनस U2 V1 K, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास ये आ गया। अब इसके साथ जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास डॉट ऑफ W ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, तो आपका जब डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे तो I और इसका I कंपोनेंट जो है वो ये हमारे पास आएगा W1, और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस W2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, और ये W3 कंपोनेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। सो हम जब इसको कंबाइन करना चाहेंगे और जब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हमने U1 U2 U3 V1 V2 V3 और W1 W2 W3 अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो है, अगर इसमें हम इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहें तो आप देखिए कि आपके पास जो है ये एग्जैक्टली ये आता है। सो वी कैन राइट दिस,
ठीक है, यह बहुत आसान तरीका है कि आपने जो डॉट है वो लास्ट लाइन आपकी रो आ जाएगी और फर्स्ट रो है यू की, सेकंड रो है वी की और थर्ड रो है जो कि डॉट के साथ है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप फर्स्ट रो में अगर डब्ल्यू आपके पास इस साइड पे है तो आपकी फर्स्ट रो इधर आएगी। सो ऑर्डर आपका उसी तरीके से चलेगा। सो हम एक एग्जांपल करते हैं जो जिसमें हम इस जो है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स पैरेलल डिटरमिन्ड बाय वेक्टर u v एंड w। ठीक है, u और v और w आपको गिवन है, हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या है, आपके पास जो है ये फॉर्मूला है u क्रॉस v डॉट w। अभी हमने देखा कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम किस तरह से कर सकते हैं, u1 u2 u3 v1 v2 v3 w1 w2 w3। ठीक है, आपके पास ये डिटर्मिनेंट है। इसके साथ आपके पास जो है वो u के क्या कंपोनेंट्स हैं, 1 2 -1, v1 के हैं -2, j जो है वो आपके पास 0 है, k आपके पास कोफिशिएंट k का 3 है, w के आपके पास है x का i का कंपोनेंट 0 है, j का कंपोनेंट 7 है और k का कंपोनेंट -4 है। सो आपके पास जो है वो ये आ गया। सो अब हम इस डिटर्मिनेंट को चाहे जैसे मर्जी सॉल्व करें। अगर हम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ करना चाहते हैं तो आपके पास क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 -4 0 हो गया और -3 7 जार 21 माइनस इसको ले लें -2 और इसके साथ ये -2 है और 2 -4 दैट इज -8 और 2 -4 और -1 और 7 है तो माइनस और -7 हो जाएगा और +0 और क्योंकि ये आसान हो गया था, हमने अगर फर्स्ट कॉलम ले लिया तो हमारे पास ये जो है जो भी इसके अंदर वैल्यू आएंगी वो सारी की सारी 0 हो जाएंगी। सो मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करती हूँ तो ये -21 +2 मल्टीप्लाइड बाय -1 और +0 आ गया। सो हमारे पास क्या आया, -21 -2। सो हमने क्या करना है कि हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है बॉक्स का। हमने इसका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ले लिया, लेकिन हमें वॉल्यूम के लिए इसकी जो है वो जो वॉल्यूम आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा u क्रॉस v ये है। सो -23 दिस इज इक्वल टू +23 यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, इसके क्यूबिक यूनिट्स अगर मीटर हैं तो मीटर क्यूबिक हो जाएगा, क्योंकि 3 साइड हैं। सेंटीमीटर हैं तो सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से फीट में है तो फीट क्यूबिक फीट हो जाएगा। तो वॉल्यूम की यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास ये आएंगी। गिवन नॉन जीरो वेक्टर्स u v एंड w। ठीक है, use dot product and cross product notation as appropriate to describe the following: a vector orthogonal to u। ठीक है, कि हमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करना है, आप बताइए कि इसको हम पहला वाला क्या करेंगे। बिल्कुल सही है, जब ऑर्थोगोनल की बात आएगी तो ये फर्स्ट में आपके पास u क्रॉस v होगा तो ये आपको ऑर्थोगोनल वेक्टर दे देगा जो कि u और v का ऑर्थोगोनल है। ए वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू u क्रॉस v एंड w। सो इनका ऑर्थोगोनल होगा तो मैंने जैसे आपको बताया था कि आप u क्रॉस v को एक और m वेक्टर शो कर दें तो m और उसका ऑर्थोगोनल होगा m क्रॉस w। सो आपके पास जो सेकंड में आएगा वो आएगा u क्रॉस v ये वेक्टर और क्रॉस w।
सो आपके पास एक वेक्टर जो ऑर्थोगोनल टू u क्रॉस v एंड क्रॉस w होगा। सो हमारे पास ये चीज़ जो है वो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। अब हमने ये सारी चीज़ें कर ली, हमने आपको बताया कि आपके पास जो है वेक्टर्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें स्केलर मिलेगा, और डॉट प्रोडक्ट के में आप किस तरह से फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन कर कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके अलावा भी हम वेक्टर्स की कैलकुलेशन जो है डिफरेंट वो कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की भी हमने बात की जिसमें हमने एरिया भी फाइंड आउट किया, वॉल्यूम भी फाइंड आउट किया। सो हमारे पास जो है वो उसकी और एप्लीकेशंस भी हमने आपको बताई कि किस तरह से बोल्ट और रेंच में आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके आर्म्स की किस तरह से खोलने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में भी यूज़ होता है। ऑर्बिटल मोशन, जहाँ पे हमारे ऑर्बिट और गैलेक्सी में ऑर्बिट्स जो हैं वो हमारे प्लैनेट्स वगैरह चल रहे हैं, वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की जो है वो एप्लीकेशन जो है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर देती है हमारे प्रॉब्लम्स को। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स में भी जहाँ रोटेशनल मोशन की बात आती है तो प्रोडक्ट्स की बात, क्रॉस प्रोडक्ट्स की बात आती है। सो ये इसकी यूटिलाइजेशन काफ़ी जगहों में, काफ़ी इंजीनियरिंग के और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये है कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो हम सिंपल प्लेन्स की बात कर रहे होते हैं, लेकिन पूरी जो हमारी अर्थ है, पूरी गैलेक्सी है, हर जो है स्टार है, जो उसका प्लैनेट्स है वो राउंड शेप में हैं। कुछ चीज़ें हमारी जिस तरह पूरा जो है आप सिस्टम देख लीजिए, पाइप्स ही पाइप्स बिखरी हुई होती हैं। हर तरह की पाइप जो है वो एक आपको सिलेंडर टाइप की या पाइप टाइप का शेप देती है। सो ये जो शेप्स हैं इनको जब हम स्टडी करते हैं, इनको जब एनालिसिस हम करते हैं तो हम सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इनको नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो बेंडिंग है, जो कर्वेचर है, वो हम उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते। सो हमें अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। सो हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है वो इंक्लूड करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, या हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, जिसमें एंगल भी इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी रोटेशन, उसकी बेंडिंग वगैरह जो है वो सारी की सारी इन्वॉल्व हो जाती है। सो हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमने पहले किया था, हमने प्लेन में किया था कि हमने उसमें आपको सर्कल, कॉनिक सेक्शंस वगैरह की सारी शेप्स बताई थी, तो हमने प्लेन में बात की थी। अब हम उसको 3D में लेके आते हैं, 3 डायमेंशन में, क्योंकि स्पेस सारी की सारी हमारी 3 डायमेंशन में है। सो हमारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम सारे के सारे जो हैं वो 3 डायमेंशन में हैं। ऑब्वियसली अगर आप उसमें एक डायमेंशन को जब हटा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका प्लेन में चला जाएगा। सो ये मोर एलेबोरेटेड फॉर्म में और मोर जनरल फॉर्म में आपको हम आगे समझाते हैं। तो पहले हम जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स जो हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम पहले सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट फॉर स्पेस कैन बी ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग द पोलर कोऑर्डिनेट्स इन XY प्लेन। ठीक है, पहले प्लेन की बात हमने की थी, तो अभी भी जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स XY प्लेन में आप कंसीडर करेंगे, और साथ उसके एक और डायरेक्शन जो कि परपेंडिकुलर टू XY प्लेन होगी, Z डायरेक्शन, उसको हम शामिल कर लेंगे। जब हम Z डायरेक्शन को शामिल करेंगे तो ऑब्वियसली वो 3rd डायमेंशन भी साथ शामिल हो जाएगी, और वो जो सर्कल है, इलिप्स है, या कोई भी शेप है जो प्लेन में है, जब वो Z डायरेक्शन में उठेगी तो एग्जैक्टली वही शेप आपकी, जैसे सर्कल है तो जब आप Z डायरेक्शन में उसको उठाएंगे तो वो आपको एक सिलेंडर दे देगा जो कि गोल जो है उसका शेप होगी, और वो सर्कुलर सिलेंडर आपको मिलेगा। इसी तरह से डिफरेंट शेप्स जो हैं जब आप Z डायरेक्शन में उठाएंगे तो आपको उस तरह की शेप्स मिलेंगी जो कि वैसे ही उसमें होंगी। सो हमारे पास जो है कि कोई भी आपका जो है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपके पास जो है कोई भी पॉइंट है वो उसके कोऑर्डिनेट्स ट्रिपल हो गए, ट्रिपल ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें पहला जो है इसका कंपोनेंट है वो उसका पोजीशन जो है वो R से शो कर रहा है, ओरिजिन से उसकी जो है वो लेंथ है, थीटा जो है उसका एंगल है, और Z जो है वो उसका 3rd कोऑर्डिनेट है। तो हम जो है दिस असाइंस टू एवरी पॉइंट इन द स्पेस 1 or more कोऑर्डिनेट ट्रिपल्स ऑफ द फॉर्म R, थीटा एंड Z। 1 or more, ये क्यों हमने कहा, आपको याद होगा हमने जब पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात की थी तो हमने कहा था कि वहाँ पे हमारे पास किसी भी पॉइंट की
कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो यूनिक नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो एंगल के साथ होता है, तो वो एंगल जो है ये वो आपके पास बहुत सारे एक पॉइंट ही को बहुत से कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो हम यहाँ पे भी जब पोलर कोऑर्डिनेट की बात आ गई तो फिर अगेन हमने यही कहा कि वन आर मोर कोऑर्डिनेट ट्रिपल्स ऑफ द फॉर्म आर, थीटा एंड जी। So cylindrical coordinate represent a point P in space by the ordered triples r, theta, z in which r and theta are polar coordinates, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था प्लेन में, इसी तरह से ये polar coordinates हैं for the vertical projection of P on the xy plane। अब ये पॉइंट आपका P है, ये आपका z कोऑर्डिनेट है, इसको जब आप प्रोजेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इन xy प्लेन में, तो ये आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं r, थीटा, और जो z है वो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज द प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन लेंथ जो है वो आपकी वो होगी ऑन द xy वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ p ऑन xy प्लेन आपको मिलेगा। सो ये जो है r है, ये डिस्टेंस आपका ये वाला है, और ये थीटा जो है ये x एक्सिस के साथ एज यू जैसे हम पहले ले रहे थे एग्जैक्टली उसी तरीके से है, लेकिन अब इसमें एक तीसरी डायमेंशन जो है वो शामिल हो गई है। z इज द रेक्टेंगुलर वर्टिकल कोऑर्डिनेट। इक्वेशन रिलेटिंग रेक्टेंगुलर एक्स वाई जी एंड सिलेंड्रिकल आर थीटा जी कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ देखिए कि हम जब एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे थे तो उस वक़्त हमारे पास आर और थीटा के कोऑर्डिनेट्स थे, जी नहीं था। अब यहाँ जी है और इसमें भी जी है। पहले हम आर और थीटा की बात करें तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे दिस आर जो है ये आपका इसका जो आपने परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ड्रॉप की है तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस ओरिजिन तक का आर है, ये एंगल थीटा है। सो आपके पास x इक्वल टू आर कॉस थीटा आ जाता है और ये आपका y है। सो आर साइन थीटा जो है दैट इज इक्वल टू y। तो आपके वही कोऑर्डिनेट्स हैं आर कॉस थीटा आर साइन थीटा y के, और z जो है वो क्योंकि परपेंडिकुलर है एक कार्टेशियन रेक्टेंगुलर वर्टिकल कोऑर्डिनेट है, सो ये चेंज नहीं होता। सो z इज इक्वल टू z। सो आपके पास जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आपके जो रेक्टेंगुलर के साथ रिलेट करते हैं वो आपके पास वो एग्जैक्टली वही हैं जो प्लेन के हैं, लेकिन अब क्या है, अब z इक्वल टू z के साथ है। सो आप उस प्लेन में भी मूव कर रहे हैं। और अगर इसको आप r देखें तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को आपने यूज़ किया तो आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और टेंजेंट थीटा जो है अगेन इसके साथ साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो आपके पास जो है वो वाई ओवर एक्स के फॉर्म में आ गया। इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स द इक्वेशन आर इज इक्वल टू ए, ठीक है, कि आपके पास आर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। डिस्क्राइब नॉट जस्ट अ सर्कल इन एक्स वाई प्लेन, वही बात जो मैं अभी आपसे कह भी रही थी वही रिपीट कर रही हूँ कि व्हेन आर इज इक्वल टू ए दिस डिस्क्राइब नॉट जस्ट अ सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन, जैसे कि पहले हो रहा था। अब वो जी के साथ जो है वो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जी वो आपको देगा, बट एन एंटायर सिलेंडर अबाउट द जी एक्सिस, कि आपके पास क्या है कि हमारे पास जो है वो अगर हम देखें यहाँ पे आपके पास x ये z है और ये आपके पास x और y कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। और अगर ये डिस्टेंस आपका a है तो यहाँ से एक सर्कल बनेगा और इसके साथ आप यहाँ देखिए कि ये आपका पूरे का पूरा ठीक है, ये पूरे का पूरा सिलेंडर है। अगर ये z डिस्टेंस मैंने ले लूँ, ये वाला सम b ले लूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा कि आपके पास ये इक्वेशन जो है x इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और आपके सिलेंडर की हाइट जो है वो z इक्वल टू b आ जाएगी। ये सिलेंडर की आपकी हाइट है और ये सिलेंडर यहाँ तक है। और अगर z इज गोइंग टू इन्फिनिटी तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग इन्फिनिट लॉन्ग सिलेंडर आपका होगा। तो आपके पास जो है अब ये एक्स वाई प्लेन बट एन एंटायर सिलेंडर अबाउट z एक्सिस। तो आप इसका देखें ना कि यहाँ पे भी इसका ये रेडियस एग्जैक्टली वही होगा जो यहाँ पे था a,
ए रेडियस पे है और इसके जो एंगल है ये वाला, ये भी अगर थीटा है और यहाँ हम ये वाला कोऑर्डिनेट इस तरह ले लें तो ये एंगल भी सेम रहेगा। सो यहाँ पे बेस वाली चीज़ चेंज नहीं होगी बल्कि सिर्फ जी कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो रहा होगा। द जी एक्सिस इज गिवन बाय आर इक्वल टू 0। सो आपके पास जो ये रेडियस है सिलेंडर का, अगर हम ये 0 होगा तो ये हमारा जी एक्सिस है। सो ये एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे आपके पास जो है वो कोई सिलेंडर या कुछ भी नहीं है, जस्ट एक परपेंडिकुलर लाइन है। What point satisfy the equation r is equal to 2 and theta is equal to पाई बाय 4। तो आपके पास क्या है, x जो है सिलेंडर की बात है तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड z इज इक्वल टू c। तो आपके पास x कोऑर्डिनेट क्या आ गए, आपके पास आ गए 2 कॉस पाई बाय 4, y 2 साइन पाई बाय 4 और c। तो दिस इज 2 और इसका है 1 बाय √2। ये क्या है, ये y इज इक्वल टू 2, इसकी भी वैल्यू है 1 बाय √2 और z इक्वल टू c। तो ये आ गया √2 कॉमा ये x, मैं जब y लिख रही हूँ तो x क्यों नहीं लिख रही, y इज इक्वल टू √2 और c इक्वल टू c। सो द पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन p इज इक्वल टू √2 और c। तो ये पूरी के पूरा z एक्सिस पे आपका सिलेंड्रिकल शेप में ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपके पॉइंट पे पूरे का पूरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे आप देखिए। तो ये आपके जो सर्कल बनता है, अगर मैं देखूँ ये एंगल 45 का है, ये लेंथ 2 है, तो यहाँ से आपके तो ये सर्कल एग्जैक्टली उसी तरह होना चाहिए। ठीक है, और ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट ये है। ठीक है, इसमें जी वेरी करते चले जाएं, आपके पास ये पॉइंट इस सिलेंडर पे वो इस तरह से मूव करता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने इम्पोर्टेंस जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट्स की आपको बताई सारी है और हमने बताया कि फिज़िकली कहाँ कहाँ ये इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्बिटल मैकेनिक्स में या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में या फ्लूइड मैकेनिक्स में इसकी इम्पोर्टेंस है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। हमने आपको इसमें एरिया ऑफ द पैरेलल पिप्ट कैलकुलेट करना बताया, हमने वॉल्यूम के किसी भी जो है वो पैरेलल पिप्ट का आपको बताया। उसके अलावा हमने आपको टॉर्क कैलकुलेट करना बताया। हमने आपको उसके अलावा भी हमने फ़िज़िकल एग्जांपल्स चंद एक आपको करनी बता दी और उनको हमने बताया कि किस तरह से आप आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। होपफुली बच्चों आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो इसको दोबारा से देखिएगा और इसमें मैं आपको फिर बता दूं कि मैं मोस्टली जो है वो थॉमस फिनी की बुक को कैलकुलस बाय थॉमस फिनी वो यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा कुछ जो है वो उसमें से मैंने कंटेंट्स उठाए हैं एंटन की बुक से, लेकिन आपको मैं फिर दोबारा से कहूँगी कि ये सारे जो लेक्चर्स हैं इनको आप जो आपकी बाद में थॉमस एंड फिनी की बुक है उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनके और क्वेश्चन को आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार देखोगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। तो आई होप कि ये आपको लेक्चर जो है वो समझ आया होगा और आपके लिए अदरवाइज़ रिवाइज़ करें, वरना हम लोग आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। तो आज तक के लेक्चर के लिए मैं आपको खुदाफिज कहती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।